इंटेलेक्चुअल क्लास अर्थात बुद्धिजीवी वर्ग किसी समाज का प्रकाश स्तंभ होता है। अपने ज्ञान एवं नैतिक बल के आधार पर एक तरफ वह जहां समाज में फैली रूढ़िवादिता की जड़ों को उखाड़ने का प्रयास करता है, तो वहीं दूसरी तरफ वह समाज में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व जैसे आदर्शों एवं आधुनिक मानवीय मूल्यों की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। हेलो, माय नेम इज प्रशांत और आप सुन रहे हैं द न्यूज़ स्क्रिप्ट। राजनीति के क्षेत्र में समाज के बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका काफ़ी अहम मानी जाती है। महान फ्रांस की क्रांति, जिसने फ्रांस की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत की थी, में बुद्धिजीवी वर्ग का रोल काफ़ी अहम था। रूसो एवं वाल्टेयर जैसे दार्शनिकों के साहित्य ने फ्रेंच जनता में स्वतंत्रता एवं समानता की ऐसी उत्तेजना फूकी, जिसने फ्रांस में सदियों से चली आ रही राजतंत्रात्मक व्यवस्था को उखाड़ फेंका और फ्रांस में राजनीति के नए युग प्रजातंत्र की शुरुआत हुई। वर्तमान आधुनिक राजनीति में भी बुद्धिजीवी वर्ग का रोल काफ़ी अहम है। संसद में पारित होने वाले कानून से लेकर न्यायपालिका में दिए जाने वाले निर्णयों एवं आदेशों तक में इस वर्ग की आवाज़ को काफ़ी महत्व प्रदान किया जाता है। नागरिकों के अधिकार, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मुद्दे, निजता के अधिकार, वंचित वर्गों के अधिकार, पर्यावरण संबंधी मुद्दे, मानवाधिकार आदि से जुड़े मुद्दों पर यह वर्ग न सिर्फ अपनी राय खुलकर रखता है, बल्कि इन अधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न संवैधानिक, स्वायत्त एवं गैर सरकारी संस्थानों के साथ मिलकर काम भी करता है। लेकिन क्या होगा यदि यही तबका अपनी विचारधारा की संकीर्णताओं में जकड़कर कुछ ऐसे कामों को अंजाम देना प्रारंभ कर दे जो न सिर्फ स्वयं के लिए बल्कि देश की छवि के लिए अत्यंत घातक साबित होने लगे। वर्तमान में भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग का वह धड़ा जो तथाकथित लिबरल विचारधारा का समर्थक है, आजकल कुछ ऐसे ही आरोपों का सामना कर रहा है। हाल ही में संपन्न हुए एक प्रसिद्ध अंग्रेजी न्यूज चैनल के कॉन्क्लेव में एक ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने भारतीय इंटेलेक्चुअल क्लास के इस धड़े पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ऑस्ट्रेलियाई प्रोफेसर सल्वाटोर बैबोन्स मूलतः यूएसए के निवासी हैं। सोशल साइंस के क्षेत्र में बैबोन्स की रिसर्च काफ़ी गहरी है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा सोशल डेवलपमेंट के क्षेत्र में जारी की जाने वाली इंडेक्सेस के क्षेत्र में मिस्टर बैबोन्स ने काफ़ी गहराई से शोध भी किया है। मिस्टर बैबोन्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी की जाने वाली इंडेक्सेस जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आदि में भारत की गिरती रैंकिंग पर सवाल पूछे जाने पर जिस तरह का जवाब दिया, उसने कॉन्क्लेव में शामिल सभी व्यक्तियों को काफ़ी सोच में डाल दिया। मिस्टर बैबोन्स ने कहा कि देश के इंटेलेक्चुअल क्लास का एक धड़ा देश के अंदर अपनी वैचारिक लड़ाई को लड़ने के लिए हथियार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंचों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। बैबोन्स के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपने इंडेक्सेस में रैंकिंग्स को निर्धारित करने के लिए कई जगहों से डेटा कलेक्ट करते हैं। किसी भी देश की सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाए गए आंकड़ों के अलावा ये संस्थान कुछ स्वायत्त एवं इंडिपेंडेंट संस्थानों की तरफ भी डेटा एकत्रित करने के लिए रुख करते हैं। इन संस्थानों की इंडिपेंडेंट प्रकृति के चलते इनसे मिले डेटा को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। ऐसे में ये संस्थान अपनी ऑब्जेक्टिविटी से हटकर अपनी संकीर्ण विचारधाराओं में बंद कर अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को कुछ ऐसे स्पेसिफिक डेटा उपलब्ध करवाते हैं जो वास्तव में वर्तमान सरकार की छवि खराब करने के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। लेकिन इसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि ये अंततः भारत की छवि धूमिल कर रहे हैं, जो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि एट द एंड भारतीयों के लिए भी काफ़ी घातक है। मिस्टर The problem is that all of these rankings are based on surveys. So each of them has the same methodology. They do a survey of intellectuals, journalists, academics who either are based in the country they're studying or who are students of the country from outside. Prominent academics and journalists who cover, in India's case, India. Maybe people at Harvard, maybe people at JNU, it may be people in the mainstream media. They survey them and they ask them to report back on the country. It's those reports that are biased. Now, at the level of the organization, there's a lack of editorial oversight. I don't excuse that, but I do understand it. If you're exercising editorial oversight about narratives for 150, 170 countries, that's a lot of oversight to exercise. It's a lot of hard work. But fundamentally, these biases don't creep in because the organizations are anti-India. They creep in because, forgive me, India's intellectual class is anti-India. As a class, not as individuals, not... मिस्टर बैबोन्स ने कहा, यदि आज आप गूगल पर सर्च करेंगे कि इज़ इंडिया अ फासिस्ट कंट्री, तो आपको गूगल पर ऐसे सैकड़ों लेख मिल जाएंगे जिसमें भारत को एक फांसीवादी देश बताया गया है। और मज़े की बात यह है कि ये लेख बड़े अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों में छपे हैं,
लेकिन इन्हें लिखने वाले 90% से ज़्यादा लोग भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग के ही हैं। मिस्टर बेबोंस के इस दावे की जब द न्यूज स्क्रिप्ट की टीम ने पड़ताल की तो हमें यह दावे सही मिले। इन छपे हुए लेखों की कटिंग आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मिस्टर बेबोंस ने कहा कि ये सारा गेम नैरेटिव्स का है। यदि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन आज यूएसए की जनता से ये कहे कि आने वाले इलेक्शन में यदि आपने डेमोक्रेट पार्टी को वोट नहीं किया तो ये यूएसए में आखिरी चुनाव होंगे, इसके बाद यूएसए में फांसीवादी ताकतें ही राज करेंगी, तो बाइडेन की बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया भर के लोग यूएसए की राजनीति को करीब से जानते हैं और मॉनिटर करते हैं। लेकिन भारत के केस में यह काफ़ी अलग है। लोग भारतीय राजनीति को इतने करीब से नहीं जानते। वे भारत एवं भारतीय राजनीति के बारे में जानने के लिए इंटरनेट के माध्यम से इन लेखों तक पहुंचेंगे, जिसमें भारत को फासिस्ट स्टेट बनने की राह पर बताया गया है। वर्तमान सरकार की नीतियों को टारगेट करने वाले ये लेख जाने अनजाने भारत की उस समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत का क्षरण कर रहे हैं जिसे स्वतंत्रता संघर्ष में हमारे पुरखों ने अपने प्राणों की आहुति देकर स्थापित किया था। India is now being portrayed as a fascist country in the global media, and that if a student who knows nothing more about India, if a legislator, if a parliamentarian, if a journalist overseas who just has to do one article on India, they're not an expert on India, they have to pen off something, they have 4 hours to make 600 words on India, they Google, is India a fascist country? Google says yes, they click some links, now it's there, now it's in the New York Times, now it's in the Washington Post. That is a problem for India and for Indians. इसके अलावा बेबोंस ने देश में जर्नलिज्म पर हो रहे हमलों के प्रश्न पर जवाब देते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता पर जहां प्रतिबंध की दर बढ़कर 6% से अधिक हो गई है, वहीं भारत में इसकी दर अभी भी लगभग 3% के करीब है। इसके अलावा उन्होंने रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी की जाने वाली वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरफ जहां चीन की इस इंडेक्स में रैंकिंग 175 है, वहीं हांगकांग, जिस पर वर्तमान में चीन का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो चुका है, उसकी रैंकिंग अभी भी इस इंडेक्स में 148 है। यह कैसे संभव है? So the number of journalists killed is the largest number in a single country outside China, which sounds dramatic. Until you make the very elementary adjustment, what about per capita? So it turns out that in India, there were 3.5 journalists killed per billion people. That's 3.5 too many. In rest of world, there were 6.3 killed per billion people. In fact, it's safer to be a journalist in India, despite the fact, and I emphasize this again, that India is a relatively poor country. It's safer to be a journalist in India than in rest of world. I mean, on that same note, Press Freedom Index, not covered in my paper, Press Freedom Index now ranks India below Hong Kong. 2022, this is post-security law, post the closing of Apple Daily, the abduction of its publisher, the demolishing of its printing presses. Press Freedom Index published by Reporters Sans Frontières rates India below Hong Kong for press freedom. Now, you journalists in India tell me, are you more oppressed than journalists in Hong Kong? बेबोंस ने कहा कि देश के इंटेलेक्चुअल क्लास ने वैश्विक मंचों पर देश की उपलब्धियों को गिनाने में तो चुप्पी साध रखी है, लेकिन जहां भारत की नीतियों की आलोचना करने की बात आई, वहां इस वर्ग ने भारत की जितनी खराब से खराब छवि प्रस्तुत की जा सकती थी उसे किया, जिसका अंततः परिणाम ये हुआ कि विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से विकास करने के बावजूद अभी भी वैश्विक स्तरों पर भारत को वह स्थान हासिल नहीं हो सका जो उसे अब तक प्राप्त कर लेना चाहिए था। इन सब के पीछे कई अन्य फैक्टर भी शामिल हैं, लेकिन जो सबसे मुख्य वजह है वह यही है कि देश के बुद्धिजीवी वर्ग ने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ नहीं किया। फिलहाल सल्वाटोर बेबोंस की राय अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप सभी इंडियंस क्या सोचते हैं? क्या बुद्धिजीवी वर्ग अंतर्राष्ट्रीय मंचों का इस्तेमाल अपने प्रोपोगंडे को चलाने एवं अपने एंटी इंडिया एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है? लिखिएगा अपने विचार कमेंट बॉक्स में। और फाइनली, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।